तो आज हम लोग बात कर रहे हैं कि बैक ऑफिस फंक्शन कैसे करता है, बैंक्स में बैक ऑफिस किस तरह से काम करता है। बैक ऑफिस का बेसिकली मतलब वो होता है जो एडमिनिस्ट्रेटिव वो सपोर्ट प्राप्त होता है फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज को। मतलब आप अगर ब्रांच में बैठे हो और आपको जो भी काम जो बैक ऑफिस है, आपका रीजनल ऑफिस हो गया, आपका जेडो हो गया, आपका डेटा सेंटर हो गया, वो सब चीज़ें कैसे काम करें उसकी बात यहाँ पर चर्चा हो रही है। कंप्यूटराइजेशन होने की वजह से काफ़ी सारा काम जो है वो बैक ऑफिस से होने लगा है। पहले क्या था कि जो ब्रांच में जो काम हो रहा था वो अब वो बैक ऑफिस से ज़्यादा होने लगा है। ठीक है, क्योंकि अब तो ज़्यादातर काम बैंक, अगर ब्रांच में कंप्यूटर को तो उसको बैक ऑफिस का ही पार्ट कह सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन बताए गए हैं बैक ऑफिस में, जैसे कि अकाउंटिंग को रिकनसाइल करना, इंटर ऑफिस एंट्रीज को रिकनसाइल करना, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो बैक ऑफिस को करनी होती हैं। क्या क्या फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं बैंक ऑफिस से। बैक ऑफिस का काम होता है फ्रंट ऑफिस एक्टिविटी को सपोर्ट करना। स्पेशलाइज फंक्शन जैसे कि ट्रेजरी ऑपरेशन हो गया, फॉरेक्स का काम हो गया, ये सब चीज़ें बैक ऑफिस में ज़्यादा होती हैं, क्योंकि इनसे संबंधित सेटलमेंट और कंट्रोल कन्फर्मेशन वगैरह बैक ऑफिस में ईजिली होता है और वो ज़्यादा ज़रूरी भी है। ठीक है, ये देख लीजिए, ये चैप्टर है जीआईबी पेपर 3 में, मॉड्यूल ए का यूनिट 10 है, बैक ऑफिस फंक्शंस हैंडलिंग अनरिकंसाइल्ड एंट्रीज इन बैंक्स। ऑल्सो आई रिक्वेस्ट कि प्लीज आप डिस्क्लेमर देख लीजिए दैट दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। बैक ऑफिस फंक्शंस में क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसमें बुक कीपिंग करनी होती है, इसमें अकाउंटिंग करनी होती है। क्या उसमें बुक कीपिंग अकाउंटिंग में क्या क्या, पहले ट्रांजैक्शन की प्रोसेसिंग बैक ऑफिस से हो जाएगी। कोई भी जनरल लेजर जो आपका डेली शाम को बन के आ रहा है वो मेंटेनेंस वहाँ से हो रही है। बैक ऑफिस ब्रांच के जो अकाउंट हैं वो सब उसकी बैलेंसिंग वगैरह बैक ऑफिस से हो रही है। जो एंट्रीज ब्रांच में है उसको रिकनसाइल, ऑफिस अकाउंट्स वगैरह उनको रिकनसाइल का काम बैक ऑफिस कर रहा है। जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उन सबको प्रिपेयर कौन कर रहा है, बैक ऑफिस कर रहा है। डिपॉजिट संबंधित क्या क्या काम करते हैं, इंटरेस्ट वगैरह को पोस्ट करना, मतलब कि कितना किस बैंक मतलब चाहे टर्म डिपॉजिट हो चाहे सेविंग डिपॉजिट हो, कितना इंटरेस्ट उस पर, सर्विस चार्जेस वगैरह को लगाना, वो होता नहीं है आपकी ऐसी एंट्रीज पड़ी होती हैं वो सब। रिन्यूअल्स वगैरह टर्म डिपॉजिट के उनको टाइम टू टाइम रिमाइंड करना, ये सब काम बैक ऑफिस का है। लोन के केस में भी भाई इंश्योरेंस इंटरेस्ट वगैरह चार्ज करना, पीले इंटरेस्ट चार्ज करना, प्रोसेसिंग फीस को चार्ज करना, पीपीसी बोलते हैं, ईएमआईज को कैलकुलेट करना, लोन ओरिजिनेशन से लेकर प्रोसेसिंग तक कंप्लीट करना, ये सब काम बैक ऑफिस का है। रेगुलेटरी कंप्लायंस में केवाईसी गैप्स वगैरह को आइडेंटिफाई करना, कस्टमर संबंधित कोई कंप्लेंट है अगर तो उसको क्लियर करना, ये सब काम बैक ऑफिस का है। ई बैंकिंग केस में जो भी इंटरनेट के थ्रू ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वो सब बैंक ऑफिस हैंडल करता है, बैक ऑफिस हैंडल करता है। मोबाइल बैंकिंग जो होता है वो कार्ड पेड सिस्टम जो पेमेंट सिस्टम है वो सब बैक ऑफिस मैनेज करता है। अन्य फंक्शन में क्लियरिंग, कलेक्शन और रेमिटेंसेज, ये सारे काम भी बैक ऑफिस ही करता है। इसके बाद रिकंसिलिएशन फंक्शन बैंक से बताया गया है किस किस चीज़ों का रिकंसिलिएशन करना होता है। देखिए, जो अकाउंट्स जिनमें इंटरमीडिएरीज के पेमेंट्स हो रहे हैं वो रिकंसिलिएशन करने होते हैं। जो अन्य बैंकों के साथ जुड़े अकाउंट्स हैं उनको करना पड़ता है रिकंसाइल। आरबीआई के साथ जो लेन देन हो रहा है उसको रिकंसाइल करना पड़ता है। जो इंटर ब्रांचेज एंट्रीज हैं उनको रिकंसाइल करना पड़ता है। और जो इंटर ब्रांच और ऑफिस एंट्रीज हैं उनको, मान लीजिए आपके बैंक ने किसी अन्य बैंक से ओडी ले रखी है फॉर द पर्पस ऑफ कैश डिसबर्समेंट, ठीक है, जो कैश जाता है ना ब्रांचेस में उसके लिए, तो वो एक ओडी खोल रखी, तो उसमें तो रिकंसाइल करना कितना पैसा आया, कितना आ गया, कितना निकला, कभी कभी एडवांस लेना पड़ता है, कभी कभी इंटरेस्ट ज्यादा लग जाता है, तो वो सब रिकंसाइल करने से इनका ये मतलब है। रिकंसिलिएशन ऑफ इंटर ब्रांच ऑफिस एंट्रीज, इंटर ब्रांच या दो ब्रांचों के मध्य में या फिर जो ऑफिस एंट्रीज है उनको रिकंसाइल करने के लिए हर एक ब्रांच के नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन अन्य ब्रांच के साथ भी होते हैं या हेड ऑफिस के साथ भी होते हैं। सपोज आपने ब्रांच के लिए कोई अलमीरा ऑर्डर करी, अब वो अलमीरा आई, अब उसमें पेमेंट आपने जेंसिस से किया, बाद में रिकंसाइल कब होगी, जब वो बिल सैंक्शन होकर के हेड ऑफिस से आएगा तब, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, रिकंसाइल करना बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई, देखिए ड्राफ्ट का एग्जाम्पल दिया, आपने कोई ड्राफ्ट इशू किया, ड्राफ्ट में आपने जब इशू किया तो आपने कस्टमर के अकाउंट से पैसा काट के अपने ऑफिस अकाउंट में उस ड्राफ्ट का पैसा रख लिया। बाद में जब वो ड्राफ्ट उस कस्टमर ने किसी अपने अन्य व्यक्ति को दिया, मिस्टर एबीसी को, उन्होंने जाके अपने बैंक में लगाया, तो वो ड्राफ्ट आपके सामने प्रेजेंट हो पेमेंट के लिए। अब आपको ड्राफ्ट का पैसा निकालना कहाँ से, उसी अकाउंट से, ऑफिस अकाउंट से जहां वो आपने पार्क किया था पिछली बार, ठीक है। कभी कभी इसमें फॉल्स ड्राफ्ट मतलब गलती, नकली ड्राफ्ट वगैरह अगर आ गए और गलती से पेमेंट भी हो गया, पता लगा अब उसकी डेबिट एंट्री है ही नहीं, क्रेडिट एंट्री आपने कर दी, क्यों, क्योंकि वो तो नकली ड्राफ्ट था, तो ऐसा कुछ भी होता है, इसीलिए रिकंसिलिएशन कंपलसरी होता है, ठीक है। जो कुछ मेजर टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन बताए गए हैं जो कि इंटर ऑफिस डेबिट या क्रेडिट संबंधित हो, जैसे कि एटीएम ट्रांजैक्शंस हो गए, जो एटीएम गेटवे से जो पेमेंट हो रहे हैं वो सारे ये सब रिकंसाइल करने पड़ते हैं। कोई भी डिपॉजिट या विड्रॉल अगर ब्रांच के द्वारा हो रहा है, करेंसी ट्रस्ट के द्वारा अन्य ब्रांच के साथ हो रहा है, तो वो सब भी रिकंसाइल करने पड़ते हैं। कोई भी अगर अन्य ब्रांच को कैश भेजा गया या वहां से प्राप्त किया गया तो भी रिकंसाइल करना पड़ता है। क्रेडिट कार्ड संबंधित कोई पेमेंट वगैरह तो उसे रिकंसाइल करना पड़ता है। ओवरसीज ब्रांचेज यानी इंडिया के बाहर जो ब्रांचेज उनको रिकंसाइल करना पड़ता है। इसके बाद रिकंसिलिएशन ऑफ इंटर ऑफिस विद इन द ऑफिस जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, जैसे कि ड्राफ्ट वगैरह का एग्जांपल दिया, वो कभी कभी नकली ड्राफ्ट बन गया तो उसमें कुछ एरर हो गई, अगर कुछ हो गया या फॉल्स ड्राफ्ट है तो उसके लिए रिकंसाइल करना, ये सब बताया गया है। कुछ एग्जांपल्स दिए, आप चाहें तो फॉलो करके देख सकते हैं, ठीक है। देखिए एग्जांपल दिया है, क्या होगा जब ब्रांच ए ने ड्राफ्ट इशू ही नहीं किया और ब्रांच बी ने उसको नकली था लेकिन फिर भी गलती से पेमेंट कर दिया, तो उसे रिकंसाइल करना पड़ेगा ना। रिकंसिलिएशन में ये सब चीज़ें खुल करके आती हैं। ऑफिस अकाउंट जो है बेसिकली उनको बाइफिकेट कैसे किया जाएगा, उनको मैंडेटरी रेफरेंस, हर एक ऑफिस अकाउंट के साथ मैंडेटरी नंबर रखना जरूरी होता
होता है, इसमें दो तरह की एंट्रीज होती हैं, एक होती है पॉइंटिंग और एक नॉन पॉइंटिंग। आपने नोटिस किया होगा यदि आप फेस्टिवल एडवांस अपने बैंक में लेंगे और फिर उसका पेमेंट करेंगे तो आप देखेंगे कि डॉट करके वो एक एंट्री उठाता है और आपकी ही एंट्री का पेमेंट वापस होता है। इसे क्या बोलेंगे? पॉइंटिंग एंट्रीज बोलेंगे। और कुछ नॉन पॉइंटिंग होती हैं कि आपने बस एंट्री डाल के छोड़ दी और बाद में आप ढूंढ रहे हो भैया ये 1,000 रुपये कहाँ से आया था, मिल ही नहीं रहा ढूंढे हुए। तो ये सब चीज़ें आपकी नॉन पॉइंटिंग में आ जाएंगी। इसलिए अब तक है सीबीएस में बहुत ज़्यादा पॉइंटिंग एंट्रीज ही ज़्यादा आती है, विच इज़ अ गुड थिंग। रिकंसिलेशन उससे बहुत सिंपल हो जाता है। नॉन पॉइंटिंग के केस में रिकंसिलेशन में मैनुअल बहुत इन्वॉल्व होना पड़ता है, बहुत दिक्कत होती है, फिर आपको रेफरेंस नंबर के हिसाब से चलना पड़ता है, वो भी अगर अवेलेबल हो जाता है वो भी अवेलेबल नहीं होता है। कुछ टिपिकल या एरर्स बताई गई ऑफिस अकाउंट रिकंसाइल करने में। कुछ जो मतलब मेन एरर, कॉमन एरर है वो क्या है? पहली बात तो है कि गलत फील्ड में, मतलब जो एंट्री है वही गलत फील्ड में कर दी, या फिर ट्रांजैक्शन का अमाउंट ही गलत कर दिया, या फिर जो अमाउंट लिखा था वो ज़्यादा लिख दिया या कम लिख दिया, या फिर सेम ट्रांजैक्शन को ही 2 बार कर दिया, या फिर डेबिट को क्रेडिट या क्रेडिट को डेबिट कुछ कर दिया, या फिर जबरदस्ती ट्रांजैक्शन को मैच कर दिया, गलती है लेकिन फिर भी जबरदस्ती मैच कर दिया। इस तरह की कुछ कॉमन एरर्स पकड़ में आई हैं। नॉन रिकंसिलेशन से क्या, जो रिकंसिलेशन है वो रिस्क फैक्टर को कम करता है, इसलिए फ्रॉड रिस्क फैक्टर को कम करने के लिए रिकंसिलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ ऑब्जेक्शनल प्रैक्टिसेस आरबीआई द्वारा बताई गई, जैसे कि मिसयूज ऑफ फंड किया जाता है, कभी कभी विंडो ड्रेसिंग करी जाती है कि आपने लोन अकाउंट से पेमेंट किया और आपने उसको सेविंग अकाउंट में जमा कर लिया, आपका लोन पोर्टफोलियो बढ़ गया और आपका सेविंग में डिपॉजिट पोर्टफोलियो बढ़ गया, तो इसको भी हम लोग रिकंसिलेशन में चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसको विंडो ड्रेसिंग इसमें आरबीआई ने मना किया है। इसी प्रकार कभी कभी क्या होता है, सेविंग और करंट अकाउंट जो खुले जाते हैं उसमें ट्रांजेक्शन जो है वो ऑफिस अकाउंट के थ्रू कर दिए जाते हैं। कभी कभी क्या है, लोन एनपीए ना हो इसलिए भी लोग ऐसा कर देते हैं, ये भी ऐसा होता है कि लोग को अपना एनपीए था तो डमी डेबिट कर देते हैं, मतलब ऑफिस अकाउंट से किसी का अकाउंट एनपीए हो तो ऑफिस अकाउंट से डेबिट कर दिया, उसका अकाउंट स्टैंडर्ड कर लिया और बाद में वो ऑफिस अकाउंट वापस क्रेडिट कर दिया, तो भले कुछ नुकसान नहीं हुआ लेकिन ये फ्रॉड है, इसको गलत माना जाएगा। रिकंसिलेशन में चीजें पकड़ आती हैं क्योंकि आपने एनपीए बचाने के लिए किया, इंटर ऑफिस एंट्री कर ली और बाहर से कोई पैसा आया भी नहीं, फ्रॉड भी नहीं हुआ, कैश भी कहीं नहीं गया, लेकिन वो गलत है। ठीक है, वो एथिकल नहीं है, वो आरबीआई ने उसको पॉइंट आउट किया हुआ है। कुछ और इनकम अकाउंट्स बताए गए हैं जिनमें डेबिट फीस या रेफरेंस आईडी जरूरी होती है रिवर्सिंग चार्जेस के लिए, ऐसा बताया गया है। बैंक को कहा गया है कि आरबीआई बैंक हैज बीन एडवाइज्ड बाय आरबीआई टू सेग्रीगेट द क्रेडिट एंट्रीज आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 5 ईयर्स। बैंक ने कहा है, आरबीआई ने बैंक से कह रखा है कि जो भी क्रेडिट एंट्रीज 5 साल से ज्यादा पुरानी उनको सेग्रीगेट कर लो, जो कि रिकंसाइल नहीं पा रही और उन एंट्रीज को एक सेपरेट ब्लॉक अकाउंट में डाल दें और उसको अपनी बैलेंस शीट में किसमें दिखाएंगे? शेड्यूल 5 में दिखाएंगे, अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस में। ठीक है, जो कि रिकंसाइल नहीं हो पा रही है, ट्रेस नहीं हो पा रही है, पैसा कहां से आया उसको आप एक अलग ब्लॉक अकाउंट में डालो, उसको अदर लायबिलिटी एंड प्रोविजन में दिखाओगे, शेड्यूल 5 ऑफ बैलेंस शीट। ये आरबीआई ने इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं बैंक को। ठीक है, विद दिस वी हैव कम टू एंड। आई होप यू लाइक द सेशन। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट।